बीजेपी संगठन की अहम मीटिंग संपन्न हो गई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आईटी सेल की कार्यशाला में भाग ले रहे सीएम भजन लाल शर्मा, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की अहम बैठक चल रही थी, जो फिलहाल अब संपन्न हो चुकी है। संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए लाल सिंह, बैठक खत्म हो चुकी है, किन किन मुद्दों को लेकर ये बैठक हुई? देखो, मुद्दा जहाँ तक आप करेंगे तो मुद्दा एक ही है, लोकसभा चुनाव के रन को फतेह करने का। उसको लेकर ये तमाम रणनीति बनी है, उसको लेकर चर्चा हुई है। और चूंकि कल से लगातार ये मीटिंग्स का मैराथन मीटिंग्स का दौर जारी है, अलग अलग जो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई है। अभी जो संगठन की अहम मीटिंग थी, इसके बाद आईटी की कार्यशाला थी, उसमें सीएम भजन लाल शर्मा ने शिरकत की है। संगठन महामंत्री मौजूद रहे, चंद्रशेखर, और कुल मिलाकर उससे पहले जो अहम मीटिंग हुई उसमें आपने तस्वीरों में देखा होगा, सीपी जोशी मौजूद रहे, चंद्रशेखर मौजूद रहे, सीएम भजन लाल शर्मा मौजूद रहे, अलका गुजर मौजूद रही, विजय राजकर मौजूद रही, कैलाश चौधरी मौजूद रहे, बाबा बालकनाथ मौजूद रहे और तमाम पदाधिकारी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। मकसद सिर्फ ये कि कैसे अब पार्टी का जो जनाधार है उसको और आगे बढ़ाया जाए, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से लोकसभा चुनावों के लिए तैयार किया जाए। और मैंने जैसा पहले भी कहा था ऋचा की लोकसभावार पार्टी रणनीति बना रही है, सीटवार मंथन और चिंतन किया जा रहा है। और इस मंथन और चिंतन के बाद जो निकल कर आएगा उसके आधार पर हर लोकसभा को लेकर रणनीति बनेगी, एक टीम बनेगी जिसको एक लोकसभा की जिम्मेदारी दी जाएगी। उस टीम का काम होगा वहां संगठन को मजबूत करना, प्रत्याशी के चयन के बाद किस तरह वहां चुनावी रणनीति बनानी है, किन नेताओं के वहां दौरे कराए जा सकते हैं, ये तमाम जो रणनीतियां हैं उन पर आज विस्तृत चर्चा हुई है। और इसके साथ ही जैसा मैं कह रहा हूँ कि राम जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह, उसको लेकर तैयारी हुई है। 23 से 25 फरवरी तक जो अभियान चलेगा, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बूथ से लेकर की अयोध्या दर्शन के लिए ले जाया जाएगा, उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो बैठक हुई है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 25 सीटें हैं राजस्थान में लोकसभा की, उन सीटों को फिर से यहाँ पर बीजेपी को जीतना है। इसके अलावा लाल सिंह, कागजों पे जो काम होते हैं, लेकिन जमीन पर क्या काम हो रहे हैं, क्या उसको लेकर भी यहाँ पर एक तरीके से जो संगठन है वो काम करेगा? क्या ये संगठन जो कार्यकर्ता रहेंगे, क्या ये लोगों के पास पहुंचेंगे, डोर टू डोर जाकर कैंपेन करेंगे कि कितनी सुविधाएं या कितना लाभ इन सभी को मिल रहा है सरकार का? बिल्कुल, ये एक मीटिंग के हमेशा मीटिंग में एक विषय रहता है कि जो सरकार है, क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार का जो जनता से चाहते थे सहयोग वो आपको दे दिया है, अब डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में ये निश्चित रूप से हर मीटिंग में तय होता है कि जो केंद्र सरकार की योजना है वो जमीनी धरातल पर किस तरह जा रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा क्षेत्र में खुद मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। उसके पीछे वजह यही है कि ये पता लगाना कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं वो कितना जमीनी धरातल पर जा रही है, क्योंकि राज्य में तो अभी सरकार आई है तो अभी तमाम योजनाएं शुरू होना है, उसका फीडबैक भी लगातार लिया जाएगा। लेकिन जो 10 मेन मैनिफेस्टो उन तक पार्टी लगातार काम कर रही है और काम करना शुरू कर दिया है, तो निश्चित रूप से ये तो फीडबैक रहता ही है कि जो जन कल्याणकारी योजना उनका कितना असर हो रहा है, वो जमीनी धरातल पर कितना पहुंच रही है, आम व्यक्ति के लाभार्थी व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन इन योजनाओं के जरिए आ रहा है, तो ये मीटिंग का मुद्दा रहता है। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए जिस तरीके से 23 का चुनाव बीजेपी ने राजस्थान में जीता, सत्ता हासिल की, अब और बहुत सारे मुद्दे भी यहाँ पर उठाए गए थे, उन मुद्दों को लेकर बीजेपी मैदान में आती है, चाहे वो महिला का मुद्दा हो या युवाओं को लेकर हो या फिर वो अपराध जिस तरीके से बढ़े उसको लेकर ये मुद्दा क्यों ना हो। तो लाल सिंह, तो क्या अब इनको लेकर भी बीजेपी लोकसभा में भी आगे चलने वाली है, या फिर जो नव मतदाता है और इसके अलावा जो युवा, क्या उनको भी अहम जिम्मेदारी इस बार बीजेपी देगी लोकसभा चुनाव में? देखिए बिल्कुल, क्योंकि युवा वोटर्स हैं और लगातार आपने देखा होगा 2014 के बाद हिंदुस्तान की तस्वीर है कि युवा वोटर्स अधिकतर पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए पार्टी का ये विश्वास है कि नीतियों के साथ चल रहे हैं वो रहेगा। राष्ट्रवाद का मुद्दा वो हमेशा रहेंगे। राम राज की बात पार्टी करती आ रही है, तो राम लला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लगातार 1 महीने तक रखेंगे। इसके साथ ही भारत की प्रतिष्ठा जिस तरह विदेशों में बढ़ रही है उसको लेकर चलेंगे। और उनके पास सबसे बड़ा जो
फेस है वो एक लोकप्रिय चेहरा पीएम मोदी है, तो उनको आगे रखेंगे, पीएम मोदी के फेस पे चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की रीति और नीति के दम पर कार्यकर्ताओं को तैयार करने की पार्टी की जो एक रणनीति रहती है उस पर पार्टी हमेशा काम करती है। पार्टी आपने देखा होगा कि कभी भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है, अपने कार्यक्रम होते हैं, तो वो नीचे के स्तर से जैसे पन्ना प्रमुख का एक कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में कोई पार्टी लाई तो बीजेपी लाएगी, पन्ना प्रमुख भी बनाए जा सकते हैं और पन्ना में कितने मतदाता हो सकते हैं उनको भी साधा जा सकता है। बूथ मैनेजमेंट पर सबसे अधिक फोकस अगर किसी पार्टी ने किया तो भाजपा ने किया है। इसके बाद भी कहते हैं कि जो बूथ जीता तो गढ़ जीता, इस काम को लेकर पार्टी काम करती है। इसके साथ ही विधानसभा वार प्रभारी है, संभागवार प्रभारी है, लोकसभा वार प्रभारी है, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, प्रकोष्ठों के प्रभारी हैं, उन सभी से मिलकर ये एक रणनीति तैयार की जा रही है जो लोकसभा चुनावों को किस तरह पार्टी उस रण को फतेह करे, अपने लक्ष्य को हासिल करे। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए जिस एक और अहम सवाल ये भी है कि क्योंकि 23 का चुनाव बीजेपी ने जीता, युवाओं पर फोकस बीजेपी का रहा, नए चेहरों को मौका दिया गया, तो क्या लोकसभा चुनाव जो होने वाली है 25 सीटें राजस्थान में है लोकसभा की, तो जो नए विधायक हैं या फिर यूं कई नए चेहरे हैं राजस्थान में, तो क्या उनको बीजेपी इन लोकसभा सीट पर भी उतारने का विचार कर रही है? देखिए, पार्टी इसमें तय कर रही है, रणनीति बनेगी। अगर जैसे कि चर्चा चल रही थी क्या राजेंद्र राठौड़ को और सतीश पूनिया को चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्या जो हारे हुए सांसद हैं उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, या फिर किसी भी हारे हुए चेहरे को आप दाव नहीं लगाएंगे तो बाकी क्या उनसे नए चेहरे उतारेंगे, क्या जो कमजोर अगर मान लो प्रत्याशी या जो मौजूदा सांसद की कमजोर परफॉर्मेंस निकल कर आती है तो क्या उनको बदलेंगे तो फिर किनको जगह देंगे। ये तमाम इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो पार्टी है अंदर और उन पर चिंतन हुआ है, मंथन हुआ है, रणनीति बनी है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से तस्वीर भी हमको देखने को मिलेगी कि जो पार्टी ने तय किया। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से चयन में भी ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल लाल सिंह, चलिए मेरे साथ बनी रहिएगा। लाल सिंह, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने यहाँ पर विस्तार से पूरी जानकारी दी कि बीजेपी संगठन की अहम मीटिंग चल रही थी जो फिलहाल अभी खत्म हो चुकी है और इसी को लेकर हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार ने विस्तार से जानकारी दी है। ये बीजेपी मुख्यालय से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं और सच में धड़क आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी मुख्यालय से निकल रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बीजेपी मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक में उन्होंने शिरकत की और अब बीजेपी मुख्यालय से बाहर निकलते हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए तस्वीर आपके सामने और सच पे धड़क आपको सबसे पहले इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में आज बीजेपी संगठन की अहम मीटिंग और महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, कुछ महीने का वक्त रह गया है और इस कुछ महीने के बीच में बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए ये बैठक कर रही थी। संवाददाता लाल सिंह फौजदार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उस पर और अधिक अपडेट देंगे। लाल सिंह, बैठक खत्म हो चुकी है, कई मुद्दों को लेकर बातचीत, फिलहाल तस्वीरें नजर आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अभी मीटिंग के बाद एक IT कार्यशाला में सीएम भजन लाल शर्मा ने शिरकत की और फिलहाल वो निकल रहे हैं क्योंकि आज ही उनके कई कार्यक्रम है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि वो एक कार्यक्रम में जाएंगे जहाँ उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर मौजूद रहेंगे, वहाँ सीएम भजन लाल शर्मा भी जाने वाले हैं और उससे पहले हालांकि उनका एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, वो त्रिपुलिया सांगनेर में हनुमान के भगवान के दर्शन करने का एक कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन उसको लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ उनको पहुंचना है तो हो सकता है उस कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। लेकिन इसके बाद उनका एक कार्यक्रम एयरपोर्ट जाएंगे उपराष्ट्रपति को सी ऑफ करने और इसके बाद सांगनेर में उनका एक कार्यक्रम है, मंदिर जाने का कार्यक्रम है। ये फिलहाल तस्वीरों आप देख रहे हैं, सीएम भजन लाल शर्मा यहाँ पार्टी कार्यालय से निकल रहे हैं और क्योंकि बात पूरी कीजिए। आज दिन भर उनका मीटिंग का दौर रहा, दिन में और कार्यक्रम रहे और उसके बाद यह पार्टी कार्यालय तक पहुंच गए थे और उसके बाद लगातार मीटिंग में रहे क्योंकि पार्टी ने लोकसभा का लक्ष्य तय किया है। अब उनके पास एक बड़ा दारोमदार है क्योंकि एक कार्यकर्ता को सीएम बनाया है, परिवार की विधायक को सीएम बनाया है, तो लोकसभा एक सबसे बड़ी परीक्षा उनके कार्यकाल में होने वाली है। ऐसे में उसको कैसे खरा उतरा जाए और कैसे 25-25 सीटें का जो हैट्रिक लगानी है उसको कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। और फिलहाल अभी भजन लाल शर्मा वापस गाड़ी से उतरे हैं और पार्टी कार्यालय की ओर जा रहे हैं।
हो सकता है संगठन महामंत्री से उनकी अलग से ये मुलाकात का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी वो गाड़ी में बैठ गए थे, लेकिन अब अभी वापस वो निकले हैं गाड़ी के अंदर। तो ऐसा माना जा रहा है कि संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और सीएम भजनलाल शर्मा की कुछ अहम मुद्दों को लेकर ये अहम मीटिंग हो सकती है, क्योंकि आपने जैसा तस्वीरों में देखा कि रवाना होने के बाद अचानक गाड़ी से उतरकर वापस पार्टी कार्यालय की तरफ गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि अहम मसलों पर दोनों के बीच ये मीटिंग बताई जा रही है, ये मुलाकात बताई जा रही है। जी लाल सिंह, आपने एक बात का सही जिक्र किया कि क्योंकि बड़ी चुनौती बहुत ज़्यादा खड़ी होने वाली है बीजेपी के सामने, क्योंकि भजनलाल सरकार की जो टीम है वो किस तरीके से काम करेगी, उसमें नए चेहरे हैं, नए लोगों को लाया गया है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको यहाँ पर दी गई हैं। और दूसरी बात यह कि पहली बार यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जीते और तुरंत देखिए मुख्यमंत्री भी बन गए, बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर दी गई। अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले, कितनी बड़ी चुनौतियां भजनलाल टीम के सामने इस बार खड़ी होने वाली है और कैसे इन चुनौतियों को पार कर पाएगी ये टीम? लाल सिंह, सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के सामने एकजुटता है, क्योंकि अब आपको नेशनल दिया है प्रदेश का, और ऐसे में जिस तरह तमाम बड़े चेहरों को इतर करके अलग करके आपको मौका दिया है पार्टी ने, तो आपको सभी को साथ लेकर चलना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि अनुभव को आपको जरूरत है, नए हैं आपको, उस लिहाज से अनुभव उतना नहीं, लेकिन अनुभव का साथ आपको चाहिए और नए जोश के साथ आपको काम करना है। तो जो नए चेहरे उनका पूरा आपको साथ चाहिए। तो पहली चुनौती यही होगी किसी नई चीज नेता के लिए कि उसको तमाम नेताओं को साथ लेकर चलना है। तो ऐसे में लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर जो चर्चा होती है अक्सर कि वो नहीं आ रही है मीटिंग में, हालांकि उसकी वजह बताया जाता है उनके परिवार में जो बीमार है, लेकिन फिर भी चर्चाओं का जो बाजार गर्म है उसको शांत करना बड़ी जिम्मेदारी है। लोकसभा में एकजुटता के साथ समन्वय करना है, तो ये चुनौती रहेगी। इसके साथ ही जैसा कि लगातार दिशा में कहता हूँ कि आपको हालांकि चुनाव भले सेटल हो, हालांकि भले चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाए, लेकिन क्योंकि राजस्थान में अभी अभी विधानसभा के चुनाव हुए तो मतदाता आपसे जरूर जिक्र करेंगे, जरूर पूछेंगे कि जिन मैनिफेस्टो के बल पर आप सत्ता में आए या जिन वादों के भरोसे हमने आपको सत्ता में भेजा उनका क्या हुआ। तो ऐसे में सुरक्षा आज भी बड़ी चुनौती है, महिला सुरक्षा आज भी बड़ी चुनौती है। हालांकि पेपर लीक की परीक्षा में भजनलाल सरकार पास हुई है, ऐसा ही हमने देखा है कि पहली परीक्षा उनके कार्यकाल में हुई थी, वो उसमें बिल्कुल पेपर लीक नहीं हुआ, एक सफल परीक्षा करके उन्होंने संदेश जरूर दे दिया है कि पूरी तरह से सरकार इस मामले में गंभीर है और एक जिस स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है वो कारगर भी होती नजर आ रही है। इसके साथ तमाम एक बड़ा जो उन्होंने वायदा किया है पेट्रोल डीजल के ऊपर रेट कम करना, क्योंकि उसको लेकर विपक्ष अभी से हमला बोल रहा है कि वो उस वादे का क्या हुआ, किसानों को कर्ज माफी के वादे का क्या हुआ। तो 10 जो मेन कोर मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को काम करना होगा, दिखाना होगा सरकार को हाँ हम अपने वादों पर पूरी तरह से खड़ा उतर। अब कोशिश भी लाल सिंह देखिए लगभग 40 दिन तो हो चुके हैं सरकार बने हुए, और बीजेपी की कोशिश ये है कि जो हमने वादा किया या जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया था, जो घोषणाएं हमने की थी उनको हम पूरा करके ही रहेंगे। हालांकि अब उनको 6 महीने का वक्त भी नहीं मिलने वाला है, लोकसभा का चुनाव भी, चुनौती बहुत ज़्यादा खड़ी होने वाली है। लाल सिंह, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कुछ थोड़े बहुत लोग नाराज़ भी थे, कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे या कुछ ऐसे नेता थे जिनके अंदर नाराज़गी दिखाई दे रही थी। तो क्या जो थोड़ा सा डैमेज जो हुआ था तो क्या उसे भी कंट्रोल इस लोकसभा चुनाव में किया जा सकेगा? क्योंकि बड़े बड़े ऐसे नेता थे जिनका जिक्र शायद यहाँ पर नहीं किया गया था। ये एक बड़ी चुनौती, जैसा कि मैंने कहा था, पार्टी को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाना। एक हर पार्टी उस नेता के लिए, खासकर जो नए हैं, अनुभव के लिहाज से नए हैं, पहली बार के विधायक बने, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसके लिए बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन हाँ, आपने कहा कि कुछ नेताओं की नाराजगी वो एक अलग विषय होता है, पार्टी प्लेटफॉर्म पर उसको आप रख सकते हो, क्योंकि अगर आप पार्टी प्लेटफॉर्म से अलग अपनी राय रखोगे या बाहर कहीं अपनी बात को इस तरह पेश करोगे जो पार्टी की लाइन से अलग है, अनुशासन के खिलाफ है, तो पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। आपने देखा होगा इस तरह की जब तस्वीरें सामने आई तो पार्टी ने उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की था जिन्होंने इस तरह का रोल अदा किया, पार्टी लाइन से अलग हटकर बयानबाजी की। और देखिए पीएम मोदी ने जब अपने यहाँ रहकर करीब 3 घंटे भाजपा मुख्यालय पर रहे तो उस दौरान ये मंत्र दिया कि अपनी भाषा पर संयम रखें, बयानबाजी से बचें, किसी भी मामले में इस तरह की बयानबाजी ना करें, क्योंकि हम लगातार कहते हैं हम पार्टी विद डिफरेंस है, तो हम पार्टी विद डिफरेंस का नारा देते हैं तो हमें कार्यकर्ता को नहीं बल्कि नेताओं को भी उस तरह का उदाहरण देना होता है, ये दिखाना होता है कि हाँ हम इस लिहाज से पार्टी विद डिफरेंस के कार्यकर्ता है, पार्टी विद डिफरेंस के नेता है। तो ये एक चुनौती रहती है और ऐसे में पीएम मोदी लगातार ये कहते रहे, अक्सर वो कहते हैं कि अपनी भाषा पर संयम रखें,
कभी भी मुगालते में नहीं आइए। अहंकार आपके लैंग्वेज से नहीं झलकना चाहिए, अहंकार आपकी भाषा में नहीं होना चाहिए, आपकी बयानबाजी में बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसका असर भी दिख रहा है कि पीएम मोदी के लगातार तो निश्चित रूप से इसका असर भी दिख रहा है कि पीएम मोदी के लगातार 3 घंटे मीटिंग करने के बाद ऋचा अभी तक ऐसी कोई बयानबाजी सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, कुछ नेता है लगातार इस तरह की बयानबाजी करने से बाज नहीं आते, उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई भी करती है। जी ऋचा। बिल्कुल लाल सिंह, देखिए आप बीजेपी मुख्यालय के बाहर ही मौजूद है, आप तस्वीरें भी वहां तक हम तक पहुंचा भी रहे हैं। अभी मुलाकात करने के लिए जो मुख्यमंत्री वो वापस लौट गए, गाड़ी में बैठे हुए थे, वो फिर से निकल के वापस पहुंच गए। अभी ये मुलाकात कितनी देर तक चलने वाली है? देखिए, बहुत ज़्यादा लंबी मुलाकात नहीं चलेगी ऋचा, क्योंकि उनको एक प्रोटोकॉल के तहत जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपराष्ट्रपति धनखड़ और लोकसभा स्पीकर एक कार्यक्रम में जाने वाले हैं और वहाँ जाएंगे। प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले उनको पहुँचना है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लंबी ये बावजूद वापस जाना तो कहीं ना कहीं बता रहा है कोई अहम मुद्दे हैं, कोई अहम चर्चा है जिनको लेकर ये चर्चा हुई है और उसको लेकर ही शायद कुछ पार्टी से कुछ निकल कर आ सकता है। बिल्कुल, और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं लाल सिंह, क्योंकि आप बीजेपी मुख्यालय के बाहर ही मौजूद है। पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाई भी जा रही है, जो हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो मीटिंग हुई थी, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग थी। इस मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, कई बातों का जिक्र किया गया। लाल सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार वहाँ पर मौजूद भी हैं, पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। लाल सिंह, अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना है, तो क्या राजस्थान में भी जगह जगह मंदिरों पे इस तरीके से कार्यक्रम किए जाएंगे और यहाँ के जो राम भक्त हैं, ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ लोग अयोध्या नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ सुविधा की जाएगी? देखिए ऋचा, बिल्कुल आप देखिए पूरी तरह से पूरी दुनिया जिस तरह 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भव्य बनाया जा रहा है। अयोध्या नगरी पूरी तरह सज के तैयार है। कोशिश यही है कि उस दिन हर मंदिर में इस तरह कार्यक्रम आयोजित किया जाए और इसकी शुरुआत कर दी है। खुद पीएम मोदी 11 दिन के अनुष्ठान पर है, क्योंकि वो खुद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो ऐसे में वो खुद 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। सभी मंदिरों में तैयारियां की जा रही हैं और देखिए उस दिन पूरा आप देखिए 22 जनवरी को तो पूरा बाजार भी बंद करने की घोषणा की जा रही है, ताकि सभी इसमें भाग ले सकें। मंदिर में कार्यक्रम होंगे, अल्बर्ट हॉल पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कोशिश यही है कि हर व्यक्ति अपनी भूमिका इसमें निभा सके। एक ऐसा काम जो हो रहा है जिसका वर्षों का सपना का साकार हो रहा है कार्यकर्ता का, इस देश का। राम इस देश के आराध्य हैं, वो किसी धर्म से बंधे हुए नहीं है, सभी धर्मों के लोगों की उसमें आस्था, तो राष्ट्र के आराध्य हैं, तो सभी लोग इसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और देखो, मैंने आपको कहा था कि अब इसके बाद 23 जनवरी से 25 फरवरी तक बड़ा अभियान पार्टी चलाएगी। तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम आमजन के लोग जो जाने के इच्छुक होंगे, उनको राम लला के फिर दर्शन कराए जाएंगे। तो ऐसे में तय मानिए कि पूरी तरह से पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें भी 22 जनवरी के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है, उससे पहले क्या तैयारी किया जाए उसको लेकर चर्चा हुई है। ये ऋचा, बिल्कुल, आप देखिए अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी यहाँ पर मीटिंग हुई है, जिक्र किया गया है। इसके साथ ही किस तरीके से 24 का चुनाव बीजेपी को जीतना है, 25 लोकसभा सीटें किस तरीके से जीत रही, क्या स्ट्रैटेजी बने, उसको भी लेकर देखिए यहाँ पर मंथन किया गया। लाल सिंह, क्योंकि तस्वीरें भी बहुत सारी सामने आती है, क्योंकि अब जो कांग्रेस पार्टी है वो फिलहाल विपक्ष में है, कई मुद्दों को लेकर भी ज़रूर हावी हो सकती है अब सरकार पर। अब विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है राजस्थान में, तो क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है? कई ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा विपक्ष का। निश्चित रहेंगे। जैसा कि जो पेट्रोल डीजल पर वेट की कमी की बात पार्टी ने जो वादा किया है, उसको लेकर अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो विपक्षी पार्टी निश्चित रूप से सरकार को इस मुद्दे पर घेर सकती है। कानून व्यवस्था आज बिल्कुल उलट तस्वीर हो गई है। जिस कांग्रेस सरकार को भाजपा विपक्ष के नाते घेरती आ रही थी, आज क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में आप सत्ता में हो, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर अभी भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो आपको वहाँ भी घेरा जाएगा। महिला सुरक्षा अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जैसी तस्वीर हम देखना चाहते हैं वो अभी पैदा नहीं हो पाई, तो इसको लेकर भी सरकार को कांग्रेस घेर सकती है। बेरोजगारी का मुद्दा भी अपने आप में बना रहेगा। तो जो तमाम मुद्दे होते हैं विपक्षी पार्टी के नाते, वो मुद्दे जरूर उठाएंगे। लेकिन एक पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने का मुद्दा, एक चूंकि पार्टी ने कहा था कि किसानों की जो कर्ज माफी है उसको भी कर सकते हैं कम, उसको लेकर अभी पार्टी ने कोई विचार नहीं किया। उसको लेकर क्या विचार कर रहे हैं, क्या नीति है, उस पर विपक्ष घेर सकता है। तो तमाम ऐसे तो
फिलहाल की लाइव तस्वीर आप सीधे बीजेपी मुख्यालय से देख रहे हैं, जहां पर देखिए जो कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं। लाल सिंह, काफी लोग यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए क्योंकि सभी लोग मीटिंग में मौजूद होंगे। पूछिए इनसे कि भाई किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बीजेपी बना रही है। देखिए, उन मुद्दों को निश्चित रूप से जो विपक्षी पार्टी मुद्दे उठाएगी उनको काउंटर करने के लिए भी पार्टी पूरी रणनीति बना रही है। क्योंकि अगर मुद्दा पेपर लीक का उठेगा तो पार्टी के पास है कि उन्होंने एसआईटी का गठन किया है, उनके पास मुद्दा है कि तमाम लोग जो आप गिरफ्तार नहीं कर पाए उनको एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर कानून व्यवस्था की बात आएगी तो पार्टी निश्चित रूप से अपना मत रखेगी सरकार कि उन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। उसके साथ ही लगातार अपराधियों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जा रहा है और आगे भी कठोर कार्रवाई करेंगे, यहाँ तक कि बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें पार्टी रख सकती है। वेट को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि एक बैठक कभी भी की तरफ से बुलाई जा सकती है। पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की बात है, उसको लेकर कभी पार्टी सरकार की तरफ से मीटिंग बुलाई जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हो सकता है विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले इसको लेकर भी कोई फैसला देखने को मिल जाए। तो निश्चित रूप से विपक्ष के जो मुद्दे हैं जिनको लेकर पार्टी को घेरने की रणनीति विपक्ष बना रहा है, उसके काउंटर में भी भाजपा सरकार तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि 23 का चुनाव जिस तरीके से बीजेपी ने महिलाओं के बलबूते जीता, उसमें कोई दोहराया नहीं है और युवाओं का भी फोकस बहुत ज्यादा इस बार रहा था कि भाई कौन हमारे लिए काम कर रहा है या फिर जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे मुद्दे उठाएगा, हम सरकार उसी की बनाएंगे। और पेपर लीक का मामला बीजेपी ने बखूबी उठाया था चुनाव प्रचार के दौरान और उसको लेकर देखिए जैसे ही सरकार बनी वैसे ही एसआईटी गठित कर दी गई और जो आरोपी थे उनको भी पकड़ने की कोशिश भी लगातार अभी भी जारी है। लाल सिंह, युवाओं पर फोकस करना, महिलाओं पर फोकस करना बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण रहा। अब लोकसभा चुनाव में क्या इन दोनों को लेकर भी बीजेपी आगे चलेगी या फिर जो किसान हैं, किसानों के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी और किस तरीके से प्लानिंग किसानों के लिए इस बार सरकार करने वाली है? लाल सिंह, देखिए, पहला जो आपने किसानों का जिक्र किया है, सबसे बड़ा तो विषय रहेगा कि आपको ध्यान होगा पार्टी ने वादा किया था कि जिन की जमीन को कुर्क किया कर्ज के चलते, उन सभी किसानों को चिन्हित करके उनकी कुर्क की गई जमीन को वापस दिलाया जाएगा। इसके साथ ही किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है। तो पार्टी क्या रणनीति अपनाती, क्योंकि बीजेपी ने लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला बोला कि कर्ज माफी किसानों की नहीं हुई, कर्ज के तले किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, ऐसी कई स्थानों से तस्वीरें सामने आई। वहीं कर्ज के चलते किसानों की करीब 13,000 के आसपास का आंकड़ा उन्होंने दिया था, वो कम ज्यादा हो सकता है। उन किसानों को की जमीन आपने कुर्क कर ली, तो ये मुद्दे। लेकिन अब चूंकि आप सत्ता में है तो आप हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा, चाहे वो किसी वर्ग से ही बिलोंग करता हो या किसी जाति का ही क्यों ना हो, हर वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करने वाली है। शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार अधिक जानकारी देने।